हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एनडीए के हम कर रहे थे, अभी हम फिलहाल सीडीएस के भी कर रहे हैं। हम सारे सीडीएस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब आप लोगों के मतलब टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फोन नंबर। अगर आपको इफ इन केस कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, मिलेगा नहीं। तो चलिए एनीवे स्टार्ट करते हैं सीडीएस के साथ में। 2020 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। सीडीएस प्रीवियस ईयर 2020 इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग ने ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस किया है। यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये क्वेश्चंस मिल जाए, कोई रहे ना, कोई बचे ना इन क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसा टॉपिक है ना जो करके जाना ही है, छोड़कर नहीं जाना। और करना कैसे है, जो करेक्ट है उसे भी देखना है, जो इनकरेक्ट है वो भी पढ़ना है, ध्यान रखना है उसको भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अंतः प्रद्रव्य जलिका बोलते हैं इसको। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जलिका बोलते हैं इसको। चिकनी मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ दो होती हैं। अब इसमें देखिए, जब हम ईआर की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, तो ये दो होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं तो ये दो हैं, एसईआर, आरईआर। एसईआर और आरईआर ये दो टाइप हैं। एक है एसईआर, एक है आरईआर। समतल अंतःप्रद्रव्य जलिका और असमतल अंतःप्रद्रव्य जलिका, ये दो टाइप होती हैं। ठीक है, अब स्मूथ और रफ में क्या फर्क होता है? जो स्मूथ होता है, अब एक चीज देखो, फर्श है, आप लोग एक प्लेन सरफेस पे खड़े हो तो ये सरफेस प्लेन है। अगर मैं बात करूं, ये सरफेस बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ है। इसके ऊपर मैं पत्थर फेंक दूं या मैं कंचे गिरा दूं तो सरफेस क्या हो जाएगी? रफ हो जाएगी। सरफेस क्या हो गई? रफ हो गई। इसी तरीके से क्या होता है, जब हमारे पास प्लेन सरफेस है तो स्मूथ कहलाएगा। इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते, जबकि इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास क्या होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इस पे राइबोसोम्स एब्सेंट है, उसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम का काम क्या है? मतलब ईआर का काम अगर मैं बोलूं, दोनों का ही काम है लिपिड को बनाना। लिपिड क्या होता है? एक तरीके का वसा है, एक तरीके का फैट्स है। वसा है या फैट्स बोलो आप लोग इसको, ये वसा है या फैट्स है, ये दोनों लिपिड बनाता है। पर राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। तो जहां पे राइबोसोम एब्सेंट है वहां प्रोटीन बनेगा नहीं, सिंपल सी चीज। अब जरा आंसर देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सिंथेसाइज ऑफ लिपिड, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। भैया हमें पता है प्रोटीन नहीं बनाता ये तो इनकरेक्ट है, बाकी का पता नहीं पर ये इनकरेक्ट है। तो हमें क्या करना है? इसको करेक्ट में इसको मार्क कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रोटीन का संश्लेषण। ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता। चलें आगे, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज फंक्शन एज स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? अब देखो क्या करा इन्होंने, क्वेश्चन घुमा दिया। किसे कोशिका का संगठित घर कहा जाता है जिसके पास पाचन एंजाइम भी पाए जाते हैं? ठीक है, अब इसने क्वेश्चन घुमा दिया। अगर मैं जनरल बात करूं कि एक कोशिका का संगठित घर या एक सेल का स्टोर हाउस किसे कहते हैं, तो वैक्यूल होता है, वो वैक्यूल को कहते हैं। पर इसने ना एक लाइन और ऐड कर दी, इसके पास पाचन एंजाइम हो, स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। वैक्यूल्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, वैक्यूल सिंपली सब कुछ स्टोर कर देता है। वैक्यूल्स क्या करता है? सिंपली स्टोर कर देता है, इसलिए उसे क्या बोल देते हैं? इसलिए उसे हम लोग स्टोर हाउस बोल देते हैं। तो अभी इसके अंदर हमें समझ में आया डाइजेस्टिव एंजाइम भी होना चाहिए। तो डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब क्या है? जो डाइजेस्ट कर रहा है वो कौन होता है? वो होता है हमारा लाइसोसोम। उसे हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं,
लाइसोसोम को एटम बॉम्ब भी बोलते हैं। ये तीनों चीजें लाइसोसोम के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको पाचन थैली भी बोलते हैं, इसको आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, और इसे परमाणु बम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कोई भी चीज, वायरस, बैक्टीरिया कभी भी सेल में घुस गया, देखो हमारे पास ना बहुत सारी इम्यूनिटी होती है। जैसे जब हम लोग 26 जनवरी की बात करें, 26 जनवरी को हमें कहीं अगर निकलना है तो कितना मुश्किल होता है निकलना। क्यों मुश्किल होता है भैया? इतनी सारी बैरिकेटिंग हो जाती है, इतनी सारी चीजें होती है जो हमें पार करके जानी है। इंडिया गेट तक पहुंचने के लिए कितने सारे सिक्योरिटी सिस्टम है, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार क्या करना पड़ता है? सिक्योरिटी सिस्टम को क्रॉस करना पड़ता है। अब जब हम इतनी बार सिक्योरिटी सिस्टम को पास करेंगे तो एक बैरिकेड, दूसरा बैरिकेड, तीसरा बैरिकेड, फाइनली हम वहां तक पहुंचेंगे। इसी तरीके से हमारे पास भी इम्यूनिटी के लिए बैरिकेटिंग है। सबसे पहला बैरिकेटिंग आपकी स्किन है, त्वचा। कोई भी चीज अंदर घुसने से पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। जो ओपनिंग्स है, आंख, कान, मुंह, नाक, सब कवर्ड है। आंख के अंदर टीयर है, कुछ भी घुसेगा आंसू निकलेगा, बाहर फेंक देगा। कान में घुसेगा, वैक्स है, वैक्स उसको वहीं रोक लेगी, अंदर नहीं जाने देगी। नोज में म्यूकस है, हेयर है, हेयर उसको वहीं रोक लेंगे, अंदर नहीं घुसने देंगे। माउथ में सलाइवा है, अंदर नहीं जाने देगा। तो हर ओपनिंग, हर कवर ओपनिंग जो है वो कवर की गई है कुछ ऐसे एंजाइम से, कुछ ऐसी चीजों से जो इसको अंदर नहीं घुसने देगा। ठीक है। सेकेंडली, बाकी पूरी बॉडी कवर्ड है स्किन से। पहला इम्यूनिटी बैरियर ये है। अगर इसको तोड़ दिया, घुस गया, तो ब्लड में मैक्रोफेजेस हैं, बड़े बड़े सेल्स हैं जो जाएगा इसे खा लेगा। उसको भी तोड़ दिया, सेल में घुसेगा। सेल की बाहर की मेम्ब्रेन है वो उसे रोकेगी। उसे भी तोड़ दिया, अंदर घुसेगा, साइटोप्लाज्म रोकेगा। उसे भी तोड़ दिया, अब काम करेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा? कुछ भी आया उसे खा जाएगा। खाने के बाद फट जाएगा। खुद तो फट जाता है, इसको तो मार देता है, पर अपने सेल को क्या करता है? बचा लेता है। इसीलिए क्योंकि फटता है इसे एटम बॉम्ब बोलते हैं। क्योंकि उसको मारने के लिए खुद सुसाइड करता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग बोलते हैं। दूसरा, किसी भी चीज को खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। अगर अपना सेल खुद से काम नहीं करेगा उसे भी खा जाएगा, इसलिए इसे डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज लाइसोसोम। क्यों है? समझ में आया? इसको हिंदी में हम लोग रिक्तिका भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिक्तिका। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ स्टेम ऑफ अ प्लांट? गर्थ मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है जो चौड़ाई बढ़ाता है? चौड़ाई मतलब मोटा होता जाता है। गर्थ कौन बढ़ाता है? कभी भी हमें ग्रोथ की बात करनी है ना, कभी भी हम बात करें ग्रोथ, बढ़ाना, वृद्धि, चाहे वो लंबाई हो चाहे वो चौड़ाई हो, हम हमेशा बात करेंगे मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, मैरिस्टेमेटिक सेल्स की। व्हाट इज मैरिस्टेमेटिक? मैरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज होते हैं, वो कुछ ऊतक होते हैं जिनके पास विभाजन करने की प्रक्रिया होती है, डिवाइड करने की प्रोबेबिलिटी है। एक सेल डिवाइड हुआ, 2 में बनाया, 2 सेल डिवाइड हुआ, 4 बना, 4 सेल डिवाइड हुआ, 4 सेल डिवाइड हुआ, 8 बना, 8 सेल हुआ, 16 बना। मतलब वो डिवाइड करते जा रहे हैं। हम एक छोटे से बच्चे थे जो गोद में थे, आज इतने बड़े हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ सेल। सेल्स डिवाइड होते गए, तो सेल को डिवाइड होना पड़ता है। और वो सेल जो डिवाइड होते हैं उन्हें मैरिस्टेमेटिक बोलते हैं। वो कोशिका जिसमें विभाजित होने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जो विभाजन की प्रक्रिया को करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैरिस्टेमेटिक। तो एनीवेज हम बात करेंगे तो मैरिस्टेमेटिक हुआ। तो ये दोनों तो पहले ही आंसर गलत हो गए कि अगर मैं बोलूं ट्रैकीज या पेरिसाइकिल, ये तो पहले ही गलत हो गया। ये 2 मैरिस्टम है हमारे पास। ठीक है, ये 2 मैरिस्टेमेटिक सेल्स है। कौन सा? इंटरकैलरी या लेटरल? इंटरकैलरी या पार्श्व? पार्श्व मतलब बाहरी परत पर, इंटरकैलरी बीच में। जो बीच में है वो लंबाई बढ़ा रहा है, जो कोने में है वो चौड़ाई बढ़ा रहा है। तो एनीवेज का करेक्ट आंसर क्या हुआ भैया? लेटरल मैरिस्टम, पार्श्व मैरिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर इज लेटरल मैरिस्टम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक मोड पर डिपेंड करता है? सेप्रोफिटिक मोड क्या होता है? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मतलब सेप्रोफिटिक का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग पर डिपेंड करे, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग पर निर्भर करते हैं। डेड और डिकेइंग क्या होता है? मरे हुए जीवों पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। वो कौन सा है? पहला है अगैरिकस, दूसरा है यूलोथ्रिक्स, तीसरा है रिशिया, चौथा है क्लाडोफोरा। अगैरिकस क्या होता है भाई? अगैरिकस इज मशरूम। अगैरिकस इज मशरूम। इसे क्या बोलते हैं जी? ये होता है हमारा मशरूम। मशरूम का साइंटिफिक नेम है अगैरिकस। क्लाडोफोरा एल्गा है, रिशिया एल्गा, यूलोथ्रिक्स हमारा स्पाइरोगेरा का एक फॉर्म है।
तो ये सारे क्या है, ये पौधा हो गया। जो भी पौधे होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक, ये हमको पता है। हर पौधा अपना खाना खुद बनाता है। पर अगैरिकस मशरूम ये क्या है, ये फंगस है। फंगस अपना खाना खुद नहीं बनाती, तो ये किस पर ग्रो करती है, ये ग्रो करती है डेड चीजों पर। अगर लकड़ी है, लकड़ी पड़ी हुई है, गीली है, उस पर ग्रो कर जाएगी। इसको वहां पर क्या मिलेंगे, डेड बैक्टीरियाज मिलेंगे, उसे खा करके ग्रो कर जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, अगैरिकस। अगैरिकस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऑल्दो ये मशरूम है, ये ऑर्गेनिज्म है फंगस का, जो डेड और डिकेइंग पर निर्भर करती है अपने न्यूट्रिशन के लिए। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मतलब सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती है। Which one of the following has a bilateral symmetry in its body? इसमें से कौन सा बायलेटरल सिमेट्री करता है। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, बाय मतलब दो। कोई ऑर्गेनिज्म जिसको मैं दो प्लेन से काट कर इक्वल हाफ में कर सकती हूँ, उसे हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। तो इसमें से कौन होता है, एस्टेरिस क्या होता है, इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास 5 मतलब एक स्टार की तरह होता है, 5 होता है। तो इसको मैं 2 में काट करके, कभी भी 2 में काट कर इक्वल हाफ नहीं कर पाऊंगी, होएगा ही नहीं। आप करके देखो, 1 2 3 4 5, मैं इसको बीच में से काटूं, इधर से काटूं, क्या कभी इक्वल हाफ होगा, नहीं होगा। और वो बायलेटरल सिमेट्री पूछ रहा है, इसलिए स्टारिस नहीं होगा। सी एनिमोन क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा, और इसके पास में यहाँ पर टेंटेकल्स होते हैं। इसको भी मैं 2 इक्वल हाफ में काट करके 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकती, मतलब अगर मैं यहां से काटूं तो ये इक्वल नहीं होगा। नारिस क्या होता है, नारिस होता है कुछ इस तरीके का, आपने देखा होगा एक कीड़ा होता है कनखजूरा जैसा कुछ कुछ, इसके यहाँ पे बहुत सारे पैर होते हैं, एनस होता है, माउथ होता है। अगर मैं इसे ऐसे काटूं तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर इज नारिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल इज वार्म ब्लडेड। गर्म खून किसका होता है, यानी कि गर्म खून का मतलब होता है वो जीव कौन से होते हैं जो अपने तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। वो जीव जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं उसे वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। कौन होते हैं जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, देखिए मैं हूं, अगर बाहर का टेम्परेचर 2 डिग्री है, इफ इन केस बाहर का टेम्परेचर 2 डिग्री है, मेरा टेम्परेचर 37.4 डिग्री सेल्सियस है, वो 37.4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। चाहे बाहर 2 है, चाहे बाहर 3 है, चाहे बाहर 16 है, चाहे 15 है, चाहे कुछ भी है, वो 2 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, मतलब 37 डिग्री ही रहेगा। तो मैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती हूँ। तो मैं कौन हूं, वार्म ब्लडेड एनिमल। तो इसमें से बताना है कौन है। देखो, क्रोकोडाइल वार्म ब्लडेड नहीं होता, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता। हैग फिश, डॉग फिश, फिश ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकती। टॉर्टोइस एम्फीबियन है, पानी में रहता है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता। पीकॉक और कैमल ये दोनों ही अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, और जो मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। मैमल्स मतलब स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये दोनों ही मेंटेन कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को। चलिए, इसमें पूछता है इसमें से कौन सा हिस्टोन के लिए करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट ऑप्शन है। हिस्टोन मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, हिस्टोन मॉलिक्यूल एक तरीके का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या होता है, बेसिकली जो हमारा डीएनए होता है ना, वो डीएनए 2.2 मीटर का होता है, जो सेल के अंदर लाना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, एक असेंबली प्रिपेयर करते हैं। एक असेंबली प्रिपेयर करते हैं मतलब इस तरीके से भेजते हैं। डीएनए का जो साइज है दैट इज 2.2 मीटर, और हिस्टोन जो हो, अब 2.2 मीटर, सेल कितना है 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक इसका है जो साइज है। मतलब सेल हो गया कुछ इतना, और इसमें 2.2 मीटर का डीएनए कैसे डालूंगी। जैसे मेरे पास एक रील है, धागा है, उस धागे को मैं पूरा यहां पर बिछा दूं, एक रील के ऊपर लपेट दूं, या मैं इधर पूरा बिछा दूं, फर्क क्या होगा कि भाई अगर मैं रील पर लपेट रही हूं तो इतने छोटे से में आ जाएगा, जबकि अगर मैं पूरे घर में बिछाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से हम डीएनए को भी हिस्टोन के ऊपर चिपकाते हैं। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हिस्टोन मॉलिक्यूल क्या करता है, इसको पकड़ कर रखता है। ये असेंबली होती है जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। यहां पर हमें जरूरत होती है हिस्टोन की। अब हिस्टोन क्या है वो देखो। हिस्टोन आर प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जहां पर भी डीएनए होगा वहां पर इसको रहना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए को संभालना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, तो एनीवे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में रहना पड़ेगा, ये करेक्ट है।
हिस्टोन आर प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन एसोसिएशन विद डीएनए। न्यूक्लियस तो मेनली डीएनए रखती है, तो ये न्यूक्लियस में भी रहेगा। हिस्टोन्स आर प्रोटीन दैट एसोसिएटेड विद लिपिड एंड साइटोसोल। बिल्कुल सही। हिस्टोन लिपिड के साथ भी असेंबली करती है। लिपिड क्या हो गया? फैट्स हो गया। फैट्स बनाने के लिए क्यों करती है? क्योंकि ये क्या करती है? बेसिकली प्रोटीन का अमाइनो एसिड प्रोडक्शन करती है, तो इसके पास लिपिड मॉलिक्यूल भी होते हैं जो इसको फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये भी करेक्ट हो गया। तो फाइनली गलत क्या हुआ? ये कार्बोहाइड्रेट के साथ एसोसिएट नहीं करते। हिस्टोन मॉलिक्यूल डू नॉट एसोसिएट विद कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के साथ एसोसिएट नहीं करती। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं, वो एसोसिएट नहीं होता, मतलब रुकता नहीं है यहां पर। इसमें से हीमोग्लोबिन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं कि भैया हीमोग्लोबिन के लिए क्या सही है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी कैन कैरी ओनली ऑक्सीजन बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन ले जाता है बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले जाता। गलत बात भैया, आरबीसी दोनों पकड़ता है। हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी का वो आपका ऑक्सीजन भी पकड़ता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी पकड़ता है। हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डेफिनेटली करेक्ट है, वो दोनों पकड़ता है। ठीक है, आरबीसी भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही, ये दोनों ले जा सकते हैं। इसका ये आंसर करेक्ट है। दूसरा, हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, हीमोग्लोबिन इज ओनली यूज फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड नॉट फॉर कैरिंग गैसेस। हीमोग्लोबिन तो ब्लड क्लॉटिंग करता ही नहीं है, प्लेटलेट्स करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी, हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो चलिए देखते हैं। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ब्लड, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लंग्स एंड किडनी, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अब देखो, सबसे पहली बात, यूरिया बनता कहां से? जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो ये प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटीन, जब हम प्रोटीन खाते हैं तो ये प्रोटीन जाकर के डिवाइड होता है एक बाय प्रोडक्ट में जिसे बोलते हैं यूरिया। एक बाय प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। ये यूरिया होता है। अब ये बाय प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है अमोनिया। ये अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, इसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए जो हम नहीं ले सकते। तो लिवर इस अमोनिया को यूरिया में तोड़ देता है और बर्ड्स और कुछ ऐसे एनिमल्स में ये यूरिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो बेसिकली जो प्रोटीन से डाइजेस्ट हो रहा है, तो भैया ये तो गलत हो गया। डाइजेशन ऑफ स्टार्च से तो नहीं होता, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से होता है। ठीक है, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लंग एंड किडनी, ये भी गलत है। यूरिया बदल कौन रहा है? लिवर बदल रहा है, किडनी नहीं बदलती। किडनी का काम क्या है? जो यूरिया ब्लड में घुलकर उसके पास आएगा, उस यूरिया को पानी के साथ मिलाकर यूरिन फॉर्मेशन करके बॉडी से बाहर निकाल देगी, पर वो कभी भी यूरिया को बनाएगी नहीं। तो यूरिया बन कहां रहा है? यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। यूरिया कहां बन रहा है? यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर फिलहाल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? यूरिया लिवर में पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट, फूड चेन इज, फूड चेन क्या होता है? खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला क्या होती है? चूहे को बिल्ली ने खाया, बिल्ली को कुत्ते ने खाया, कुत्ते को शेर ने खाया, दैट इज फूड चेन। इस फूड चेन में प्लांट्स मिसिंग था। प्लांट को बकरी ने खाया, बकरी को खा लिया हमने, हमको खा लिया शेर ने, दैट इज फूड चेन। तो फूड चेन के लिए कौन सा करेक्ट है देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, अगर वो ऑटोट्रॉफिक है तो उसके बीच के रिलेशनशिप को पढ़ने को हम लोग फूड चेन नहीं बोलेंगे, वो खा नहीं रहा है। अगर मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ, हरा पौधा अपना खाना खुद बना सकता है, एक मैंगो का, एक पपीते का, तो थोड़ी आम का बोलेगा पपीते वाले को, भाई तू मुझे खाना दे, मैं तुझे दूंगा। आज मैंने दाल मखनी बनाई है, तूने आज आलू बनाया, चल एक एक कटोरी एक्सचेंज कर लेते हैं। नहीं होता इनमें, है ना। तो ये इनके रिलेशनशिप को हम लोग फूड चेन नहीं बोलते। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, नहीं। जेनेटिक मटेरियल अगर दो ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज हो रहा है तो दैट इज रिप्रोडक्शन, प्रजनन हुआ वो, तभी बच्चा बनता है एक नए जेनेटिक मटेरियल के साथ, दैट इज प्रजनन। नेक्स्ट, पैसेज ऑफ फूड एंड दस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, बिल्कुल सही। ये एनर्जी कहां बोला? देखो, मैंने बोला प्लांट को खा लिया, फॉर एग्जाम्पल प्लांट को खा लिया गोट ने, इस गोट को खा लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ मोहित ने, मोहित को खा लिया लायन ने।
ठीक है, तो ये हो गया फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल इसके पास 1000 जूल्स की एनर्जी है, ये सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर करेगी, बाकी सब वेस्ट। 10 जूल्स, 1 जूल, क्योंकि 5th लेवल पर अगर मैं एनर्जी ले जाऊंगी तो बहुत कम हो जाएगी, इसीलिए किसी भी फूड चेन में सिर्फ 4 ही लेवल होते हैं, 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं। तो एनीवेज इसका करेक्ट आंसर हो गया ये, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य और इस प्रकार की ऊर्जा का पारण, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। तीसरा, मॉडर्न एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिश प्रोवाइडिंग फूड आउटलेट्स। मॉडर्न एंटरप्रेन्योर मतलब अगर मैं जाकर फूड आउटलेट खोल लूं, बाहर एक दुकान खोल लूं, तो क्या इसे फूड चेन बोलेंगे? नहीं, फूड चेन का मतलब है न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको हम करते हैं फिनिश। यहाँ पर मिलेंगे अगली क्लास में न्यू प्रीवियस ईयर के साथ में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना और इसे कर जाना बहुत जरूरी है, तो इस सारी वीडियोस को जरूर देखना एग्जाम से पहले, इन सबको कंप्लीट करके जाना है। चलिए फिलहाल इस क्लास को मैं फिनिश करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ में। यहाँ पर आपके पास सभी डिटेल्स लिखी हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी मोड पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको मिल जाऊंगी। फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के साथ। अभी तक के लिए टाटा बाय बाय।